जय हिंद। हमने पिछले वीडियो में सपुष्पक पौधों में लैंगिक प्रजनन पढ़ाया था, भाग एक। अब मैं दूसरे भाग को पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले ट्यूब में हमने वीडियो में आपको फूल की बनावट के बारे में बताया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? परागण। परागण परागण क्या होता है? फूल का नर जनन क्या है? पुंकेसर, और मादा जनन क्या है? गर्भकेसर। तो पुंकेसर में क्या बनता है? परागकण। तो परागकण का गर्भकेसर के वर्तिकाल पर पहुंचने की घटना या क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण करते हैं। परागकण का गर्भकेसर के वर्तिकाल पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण करते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण अर्थात एक ही फूल के बीच के पुंकेसर से गर्भकेसर पर, एक ही फूल के पुंकेसर से गर्भकेसर पर परागकण के पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण। एक ही फूल या एक ही पेड़ के अन्य फूल पर, एक ही फूल या एक ही पेड़ के अन्य फूल पर परागकण के पहुंचने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण। परपरागण क्या होगा? एक फूल के परागकण का दूसरे पौधे के गर्भकेसर पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे? परपरागण। एक फूल के परागकण का दूसरे फूल के गर्भकेसर पर पहुंचने की क्रिया को बोलेंगे परपरागण। जैसे देखो, कुमड़ा में होता है स्वपरागण, लौकी में भी होता है स्वपरागण, परपरागण पपीता में होता है। आप लोग देखे होंगे पपीता के लिए नर मादा दोनों पौधे चाहिए, वहां स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। अब इससे लाभ और हानियां क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा जाता है कि स्वपरागण से क्या लाभ है और परपरागण से क्या लाभ है। तो स्वपरागण से मुख्य लाभ क्या है? परागण की निश्चयता, परागण होगा इसकी गारंटी है। स्वपरागण में निश्चयता, परागण होगा इसकी गारंटी है। और इसके लिए कोई बाह्य कारक अर्थात परागकण को ले जाने के लिए क्या कीट पतंग, हवा, पानी आदि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके लिए स्वपरागण के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हुआ लाभ। और परपरागण से क्या लाभ है? परपरागण से लाभ क्या होते हैं? वहां पे नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है, नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न संतानों में अनुकूलन क्षमता ज्यादा पाई जाती है, ये लाभ है। नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न संतानों में क्या होता है? अनुकूलन क्षमता ज्यादा पाई जाती है। हानियां देखिए, स्वपरागण से क्या हानियां होंगी? नए लक्षणों का समावेश नहीं होता। स्वपरागण में नए लक्षणों का समावेश नहीं होता। उत्पन्न संतानों में अनुकूलन क्षमता कम पाई जाती है, अनुकूलन क्षमता कम पाई जाती है। प्रजातियां क्या कमजोर होती जाती है। उसी तरह देखिए परपरागण फिर एक बार, इससे क्या होता है? लाभ क्या है? नए लक्षणों का समावेश होता है, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न संतानों में अनुकूलन की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। दोष क्या है? चूंकि यह परागण क्या होता है? बाह्य कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए परागकण का क्या होता है? अपव्यय होता है, हानि होती है। बहुत से परागकण क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। बहुत से परागकण क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं।
या दोष है? परागकण बहुत से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बाहर की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ये हुआ पर परागण और स्वपरागण से लाभ और हानि। अब हम आते हैं परागण के वाहक। परागकण के वाहक, जब परागण क्रिया होती है तो उसके लिए कुछ हमको बाहरी कारकों की आवश्यकता पड़ती है। वो बाहरी कारक क्या क्या है? वायु, जल, कीट पतंग, पक्षी, ये चार हमारे कोर्स में है। तो मुख्य रूप से चार वाहक हैं। कौन कौन सा? वायु, जल, कीट पतंग और पक्षी, जो परागकण को पुंकेसर से गर्भकेसर तक ले जाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो वाहक के आधार पर जो होता है परागण चार प्रकार का होता है। जो वायु से होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, जल से जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, कीट पतंग से जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटिमोफिली, और पक्षी के द्वारा जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्थिमोफिली। आपको बेसिक कुछ यहां पर नहीं पढ़ना, बस आपको बस याद रखना है कि वाहक कौन कौन से, उसका एग्जाम्पल वायु से धान में होता है। धान में वायु से जो भी परागण होगा उसके परागकण बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि आराम से वायु में जा सके, और अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। जल, हाइड्रोफिल, जलकुंभी, या भी छोटे छोटे होते हैं जो आसानी से जल द्वारा क्या प्रवाहित होकर जा सके। कीट पतंग, कीट पतंग जो होता है इसमें परागकण क्या होते हैं? इसमें भी परागकण छोटे होते हैं लेकिन सुगंधित होते हैं ताकि कीट पतंग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, जैसे आम। और पक्षी, ये क्या? आर्थिमोफिल, इससे बड़ा पक्षी शिमुल। तो ये चार तरह के वाहक के आधार पर हमारा जो परागण की क्रिया जो होती है चार प्रकार की होती है। इंटिमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, इंटिमोफिली, आर्थिमोफिली। अब नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। सपुष्पक पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन तो कभी कभी आपको इसका डायग्राम, वर्ड डायग्राम बनाने के लिए दिया जाएगा, आप पहले समझ लीजिए इसको। पहले जानिए कि निषेचन होता क्या है। तो नर गैमीट और मादा गैमीट के संयोग की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। मादा गैमीट और नर गैमीट के संयोग की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। ये दोनों एक बड़ी संरचना होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। तो नर गैमीट और मादा गैमीट के मिलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। तो आइए कैसे फूलों में निषेचन होता है। तो सर्वप्रथम क्या हो? परागण के द्वारा पुंकेसर की परागकोश से परागकण कहां पहुंच जाते हैं? गर्भकेसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंच करके वर्तिकाग्र पर परागकण वहां से नमी अवशोषित कर फूलकर बड़े हो जाते हैं और दो नर गैमीट का निर्माण करते हैं। दो नर गैमीट का निर्माण करते हैं। एक नर गैमीट आप लोग को पहले बता दिए थे, ओवरी के बनावट में एक नर गैमीट जो होता है अंडा से संयोग कर बीजाणु द्वारा के समीप क्या बनता है? अंडा पाया जाता है। इम्ब्रायोसाइट में अंडा से संयोग कर क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट। और दूसरा नर गैमीट जो होता है वह पोलर न्यूक्लियाई से संयोग कर आपको बनाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। तो चूंकि इसमें दो नर गैमीट अलग अलग, एक नर गैमीट किससे संयोग किया? अंडा से, और दूसरा नर गैमीट संयोग किया पोलर न्यूक्लियाई से। तो अंडा से संयोग कर जाइगोट और पोलर न्यूक्लियाई से संयोग कर क्या? भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसलिए इस तरह के
निषेचन को हम बोलते हैं द्विनिषेचन, या दो बार होता है, दो नर गैमेट दो बार संयोग करते हैं। तो जाइगोट, अब जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस कोशिका विभाजन होगा और क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण जो होता है वह भविष्य का शिशु पौधा होता है, भ्रूण। और इसके बाद क्या होता है, यहीं पे अब जो होता है बीजांड जो होता है बीज में बदल जाता है, बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। बीजांड बीज में और क्या अंडाशय फल में बदल जाता है और बीज उपयुक्त परिस्थितियों में, बीज बोलिए या भ्रूण, विकसित होकर के शिशु पौधे को जन्म देते हैं। यह पौधे में सपुष्पक पौधों में निषेचन की संपूर्ण क्रिया होती है। शायद आपको समझ में आया होगा, ये जरूर अवश्य ही। एक बार मैं फिर बोल देता हूं। सर्वप्रथम क्या हुआ, परागकण कहां पहुंचा, परागकोश से वर्तिकाग्र पे पहुंचा, उससे दो नर गैमेट बनी, एक नर गैमेट अंडा से संयोग कर जाइगोट बनाता है, दूसरा नर गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से संयोग कर भ्रूणपोष बनाता है। जाइगोट भ्रूणपोष जो होता है शिशु पौधे के लिए भोजन होता है, इसको हम लोग भी खाना, जो बीज में हम लोग खाते हैं वो मुख्यतः भ्रूणपोष ही खाते हैं। तो जाइगोट क्या होता है, माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा वो क्या होता है, भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है और फिर उपयुक्त परिस्थितियों अनुकूल होती हैं तो जो होता है बीज विकसित होकर के क्या नए पौधे को जन्म देता है। यही ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट अपना देना जरूर, ना कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।